हाँ, इसमें कई सारी स्टोरीज लिखी गई हैं जो 10 करोड़ से ऊपर वाले में टैक्स आउट को बढ़ेगा, तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही। लेकिन साउथ वाला मार्केट जिधर सुनील सर रहते हैं और जो दिल्ली वाला मार्केट है उधर तो बहुत ही, आपका मार्केट सर साउथ का तो मुझे बहुत सही है, वो एकदम स्टेडी ग्रोथ में चलता है, ना कभी बहुत हॉट ना कभी कोल्ड। और दिल्ली में तो पता नहीं क्या आग लगी हुई है, गुड़गांव में तो मतलब क्या। पहले आप बताइए, साउथ वाला ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, देखिए, मैं कहूंगा कि एक्चुअली इन लोग जो कह रहे थे कि हाई वैल्यू में प्रॉब्लम है, मेरे को अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रॉब्लम दिख रहा है। जो भी हमारी डिस्कशंस होती है रियल एस्टेट डेवलपर से एज अ, वो कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में उनको चैलेंजेस दिख रही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और ये बहुत बढ़ गया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम ब्याज ऑलमोस्ट 2.5 to 3% बढ़ गए हैं, तो ईएमआई का प्रेशर भी आ रहा है। तो वो फ्रेश अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करना नहीं चाह रहे, तो वो उसमें वो सप्लाई कंस्ट्रेंट है। तो ये आने वाले दिन में ग्रोथ के लिए इट्स नॉट गुड, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग को गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है, आधार हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सब चीजों में मेरे को उधर दिक्कत दिख रही है। और वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हाई वैल्यू स्टफ आपने बात किया, वहां पे अनसोल्ड इन्वेंट्री का यूज अप हो रहा था, राइट? वो वही ड्राइव कर रहा था रियल एस्टेट मार्केट को। अब फ्रेश लॉन्चेस के लिए देखिए, एक तरफ सीमेंट, स्टील, सबके इनपुट कमोडिटीज भयंकर बढ़ गए हैं, प्राइसेस, रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा एक कूलिंग टाइम होगा रियल एस्टेट में टिल द रियलिटी सेट्स इन। तो साउथ में मैं देख रहा हूं कि साउथ में खास चीज क्या है कि लोग ज्यादातर हाउसेस, अपार्टमेंट्स या प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं देखते हैं, मगर एक्चुअली घर जाके जो रहने वाले हैं, जो रेंट से स्टेइंग इन द ओन हाउस, उस हिसाब से एक जेन्युइन बाइंग का डिमांड होता है, इसलिए वो स्टेडी रहा है। और वहां पे मेरे ग्रोथ में कोई कमी नहीं दिख रही है, बिकॉज यूएस में जाते हैं बच्चे तो पेरेंट्स के लिए इधर घर खरीदना चाह रहे हैं, वो बेसिक कोर डिमांड साउथ में वो जारी है। मगर ये इन्वेस्टमेंट वाला जो सर किसी ने बताया कि वो बैंक के डिपॉजिट की रेट बढ़ गई, एट द सेम टाइम हाउसिंग लोन्स की रेट बढ़ गए, तो जो मार्जिन जो मिलता है बाय रेंटिंग वो कम हो गया है, तो उसका असर शायद बाकी मार्केट में ज्यादा दिख रहा है, वही हमारे पास डेवलपर्स कह रहे हैं। मगर ओवरऑल साउथ के मार्केट में अभी भी हमें ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि जेन्युइन डिमांड अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है उधर। जी, लेकिन दिल्ली का मार्केट रुक नहीं रहा है। वहाँ के जो बिल्डर से बात करिए तो बहुत बुलिश है। पंकज जी, आपके इलाके में ये क्या हो रहा है? देखो नीरज जी, मैं थोड़े डिफरेंट क्लब को बिलोंग करता हूँ, जो अभी हमारे फेलो पार्टिसिपेंट्स ने अपनी राय दी। मेरा ये मानना है कि ओनिंग अ प्रॉपर्टी स्टिल अ वेरी बिग थिंग, एंड जिस तरह से एक जो हम देख रहे हैं कि क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स बोलिए, या जो एक यंग प्रोफेशनल्स हैं जिनकी सैलरीज अच्छी है, या हाई एंड इन्वेस्टर्स हुए, या हाई एंड लग्जरी फ्लैट्स, अपार्टमेंट, बंगलो जो ओन करना चाहते हैं, आई थिंक वो एक क्लास बढ़ती जा रही है। आई थिंक पोस्ट कोविड ये इफेक्ट देखा गया है, जिसके अंदर अभी कोई खास रिलेंटेंस नहीं देखने को मिली है। और अगर हम देखें अभी दिल्ली में हाल ही में जो दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े बिल्डर हैं, उन्होंने बहुत ही एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और जिस तरह के सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स यूज़ आ रहे थे कि दैट 1100-1200 फ्लैट्स वर्थ अबाउट 7 to 8 करोड़ रुपीज़ वर लैस्ड इन अ सिंगल डे। और ये हम अपने आसपास और भी देख रहे हैं। आई वोंट गो बाय जस्ट वन इंसिडेंट। और एक और हमारे अंदर एक जनरल एक साइकी हैगी कि, एंड विच हैज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन, प्रूवन राइट, कि अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आई थिंक रियल एस्टेट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम इक्विटी, गुड रियल एस्टेट। सो वो मेरे को लगता है कि ऑप्शन अभी भी एक्सरसाइज हो रही है। किसी पर्टिकुलर पॉकेट में, रियल एस्टेट की पर्टिकुलर पॉकेट्स में मे बी अफोर्डेबल या लो इनकम में स्लो डाउन आ गया है, नहीं आ गया है, वो कहना मुश्किल है। बट ऑल इन ऑल आई स्टिल फील दैट जो अच्छे डेवलपर्स हैं, मोमेंटम इज स्टिल देयर। बट साथ में ये भी कहना चाहूँगा, शायद जो शेयर के प्राइस रिफ्लेक्शन है, शायद वो पूरी तरह उसको कैप्चर नहीं कर रहे, या उसके बियॉन्ड कुछ देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक ये जो एक डिबेट है कि वेदर ओनिंग अ particular piece of property is better than taking a piece of property on rent for a number of years, I think this is a ever going debate. But I still believe कि अगर if being a little, if you can stretch a bit and still own a good property, I think that is always beneficial. So मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कोई सीरियस स्लो डाउन रियल एस्टेट में, अच्छे रियल एस्टेट में देखने को नहीं मिला है।
एंड अभी शायद वो डेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ से और बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं, आपके सपोर्ट में सर एक और लॉजिक है, वी कुड सी दैट। कुछ लोग कहते हैं कि यार अभी तो ब्याज दर मान लीजिए बढ़ के 9-10% भी हो गई हैं, तो ये 15-20 साल का लोग लेते हैं ना, तो वो एवरेज आउट होकर उतना ही कम हो जाता है। ये भी एक लॉजिक लोग देते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ईएमआई उतनी रखिए, पर अपनी जो टेनर है बड़ा 15 साल के लोन का 20 साल हो जाएगा, आपकी ईएमआई उतनी रहेगी। मतलब कुल मिला के आप 2-2.5 गुना चुकाएंगे, आप चाहे 15 साल चुका जाए। अच्छा, बहुत क्विकली हम जानना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में बताइए, सही समय कम है, कहाँ नजर है आपके आजकल? तो इसमें अभी देख रहे हैं नीरज जी, टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट कंपनीज, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत टाइम से इतना पिटा हुआ है कि इन्वेस्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं किसी इन्वेस्टर से बात करूं तो वो इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत रही हैं इस सेक्टर को। इतना बड़ा सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट देता है, एक्सपोर्ट्स में नंबर 2 या नंबर 3 है, पर एक तो कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, दूसरा यूएस में रिसेशन का डर है कि इनकी डिमांड कम हो जाएगी, और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने अभी तक एफटीए साइन नहीं किए हैं काफ़ी समय के बाद, जो तो इसकी वजह से इनको कस्टम ड्यूटी 10% देनी पड़ती है, जो कि बांग्लादेश, वियतनाम जैसे एक्सपोर्ट को नहीं देनी पड़ती है। तो इतने सारे हेडविंड्स के बावजूद मैं देखूं तो कंपनीज जो हैं, लीडिंग कंपनीज इस सेक्टर में, टेक्सटाइल अपैरल की मैं बात कर रहा हूं, उन कंपनीज ने फिर भी लॉस नहीं बनाया, फिर भी प्रॉफिटेबल है, बैलेंस शीट अपनी क्लीन करी है, बैलेंस शीट में डेट नहीं है ज़्यादा, कहीं तो पूरा नेट कैश फ्लो है, मार्जिन सस्टेन किए हैं। और तो मुझे लगता है ये सेक्टर इतना बीटन डाउन है और इतना इग्नोर्ड है कि इसमें थोड़ा भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए, इनको थोड़ा सा भी पॉजिटिव हेडविंड मिला तो बहुत अच्छा रिटर्न देंगे इन्वेस्टर्स को। तो अपैरल एक सेगमेंट हुआ। सुदीप सर, संक्षेप में कहीं नजर है आपकी क्या? जी, नजर है, हमारा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पे नजर है। जैसे जानते हैं, बहुत पिट गए थे इस एक जमाने में इस सेक्टर्स के कंपनीज, और जो दिग्गज कंपनीज है ज्यादातर अपना बैलेंस शीट क्लीन किया है, एफिशिएंसी आया है, ऑर्डर बुक तगड़ा है। और जैसे जानते हैं, बजट में सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, पब्लिक एक्सपेंडिचर का, और ये इसका बहुत बड़ा फायदा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को मिलेगा। तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग का मानना ये है कि इंडियन इकोनॉमी में दबाव अगर आ भी जाए तो भी, क्योंकि इलेक्शन सामने आ रहा है, जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, होता रहेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर रहेगा तगड़ा, और इसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनीज को मिलेगा। सुनील सर, वेरी क्विकली, व्हाट इज ऑन योर रडार? मेरे को 2 चीजें, प्राइवेट बैंक्स जहां पे जैसे मैंने कहा 6% का करेक्शन हुआ है, विच इज अनवारंटेड, उनके नंबर्स बेहतर आ रही है और आने वाले दिन में फाइनेंसिंग उनका बहुत जरूरी होगा। और नंबर 2 होगा मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी एक्सपेंशन की स्पीड बढ़ते हुए दिख रही है मुझे, और उसके कारण लॉजिस्टिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी उस एक्सपेंशन को सपोर्ट करने वाले हैं थ्रू मटेरियल सप्लाई एंड एक्सिक्यूशन, सो एक्सिक्यूशन कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी एक्सपेंशन स्पेसिफिकली मेरे लिए अभी भी मार्केट ने उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल उसको डिस्काउंट नहीं किया है इन द ईपीएस। तो ये 2 सेक्टर होंगे मेरे लिए। पंकज जी, आपने भी कुछ ढूंढा सर? देखो नीरज जी, आई थिंक 2-3 सेक्टर हैं जो हम हर बिगर फॉल में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। वन इज मिड कैप आईटी। ठीक है, आईटी इन जनरल बहुत फेवर्ड सेक्टर नहीं है, और काफ़ी मानना ना मानना है कि ये ग्रो करे नहीं करे, बट देयर आर सम परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन मिड कैप आईटी, दे हैव प्रूवन देयर वर्थ, तो उसमें हमारा रुझान रहता है। सिमिलरली ऑटो एंसिलरी, नॉट ऑटो एज जनरल, बट ऑटो एंसिलरी में हमारा मानना है कि काफ़ी 4-5 दिग्गज ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी सीरियस अच्छी बैठे हैं, जो कि इस उतार चढ़ाव में भी काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म करती रहेंगी। थर्ड इज इंफ्रा। इंफ्रा एंड प्रॉक्सी टू इंफ्रा में डायरेक्टली अगर हम देखें तो 1-2 बड़े नाम के अलावा बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनियां शायद अवेलेबल नहीं है जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है, बट प्रॉक्सी टू इंफ्रा चले जाएं, देयर आर सम मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर प्रॉक्सी टू इंफ्रा, सम अदर गुड डोमेस्टिक कंपनीज विच आर प्रॉक्सी टू इंफ्रा। आई थिंक ये 3 एक ऐसे सेक्टर हैं जिन पे हमारा रुझान रहता है, जिसमें हम गाइड भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, और अगर कहीं भी फॉल मिलता है इस वर्ष में, उनमें शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट हम करते रहेंगे। परफेक्ट। तो ये 4-5 आइडियाज आपको मिले, जब भी मौका मिले आप इसमें पढ़ाई लिखाई करिए। अच्छा, कभी कभी हम आवाज़ अड्डा इस पे करते हैं, जब स्टॉक्स की बात करते हैं तो उसमें भी ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत टेम्पटेड हूँ एक दिन ये डिबेट करने के लिए कि किराए पर रहें या खरीद के रहें मकान। करें एक दिन, करते हैं एक दिन, क्योंकि इस समय चूंकि ब्याज दरें बहुत बड़ी हुई हैं, बिल्कुल, तो लोगों को बहुत आर्बिट्राज और ये सब बड़े बड़े जार्गन जो आप लोग बताते रहते हैं ना, एक दिन इस पर करते हैं, किराए पर लें या खरीद के रहें। बिल्कुल।
और किराए पे लें तो कहाँ लें, कैसे लें, और खरीदें तो किस एज में खरीदें, लोन लेके खरीदें कि डाउन पेमेंट में खरीदें, कैसे खरीदें, इस पर एक दिन चर्चा करेंगे आवाज़ अड्डा पे। लेकिन आज के लिए समय इतना ही है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के साथ जम के खेलिएगा। एक आध दिन थोड़ा पानी ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो ऐसा कुछ तूफान नहीं आ जाएगा, है ना। तो खेल लीजिएगा होली मस्त। और 2 दिन इस बार तो मतलब देखिए 2 दिन आपको मौका मिलेगा, तो आप 7 को भी खेलिएगा, आप 8 को भी खेलिएगा। तो आनंद मनाइए सर, हम लोग भी मुंबई में होली मनाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत शुभकामनाएं होली की। एंजॉय करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, और मौका मिले तो निवेश जरूर करिए अच्छे प्राइस पे। बहुत बहुत शुक्रिया।